Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारत की ओर से बड़ी मानवीय सहायता। अभी तक तुर्की और के लिए 4 और सीरिया के लिए 1 विमान के जरिए सहायता सामग्री और राहत एवं बचाव चिकित्साकर्मी भेजे गए। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता के रूप में 4 C-17 विमानों के जरिए 108 टन से अधिक राहत सामग्री और उपकरण भेजे। इसके साथ ही एनडीआरएफ के 2 दल भूकंप प्रभावित तुर्की भेजे गए। एनडीआरएफ के 101 सदस्यों के अलावा इस दल में विशेष डॉग स्क्वाड, राहत और बचाव के लिए विशेष उपकरण शामिल हैं। कमांडेंट गुरमिंदर सिंह के नेतृत्व में तुर्की भेजे गए इस दल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल। दल में एनडीआरएफ की स्वनिहित खोज और बचाव इकाइयां भी शामिल। एनडीआरएफ की टीम में उपकरण, वाहन और डॉग स्क्वाड शामिल। इन इकाइयों में खोज करने, पहुंच और निकासी के लिए विशेष उपकरण हैं। विध्वस्त संरचना खोज और बचाव संचालन करने में है सक्षम। तुर्की भेजे गए उपकरणों में हाथ और बिजली के उपकरण, प्रकाश उपकरण, एयरलिफ्टिंग बैग, चैनसॉ और एंगल कटर शामिल। डॉग स्क्वाड मलबे और ढही हुई इमारतों में पीड़ितों का पता लगाने में करते हैं मदद। भारत ने तत्काल चिकित्सा के लिए तुर्की में स्थापित किया 30 बिस्तरों वाला अस्पताल। एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, वाहन, एम्बुलेंस और जनरेटर भी भेजे गए हैं तुर्की। भारत ने C-130J विमान के जरिए सीरिया को भी मानवीय सहायता भेजी। सहायता में 6 टन राहत सामग्री शामिल, जिसमें 3 ट्रक, सामान्य और सुरक्षात्मक गियर, आपातकालीन उपयोग की दवाएं, सिरिंज और उपकरण शामिल। भूकंप से हुए विनाश के चलते तुर्की में हाहाकार। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित किया। अपने संबोधन में रेजेप तैयब एर्दोआन ने कहा, राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए घोषित किया है आपातकाल। दक्षिण तुर्की के 10 शहरों को आपदा क्षेत्र भी घोषित किया गया। एर्दोआन ने कहा कि 70 देशों ने राहत और बचाव कार्य के लिए की है मदद की पेशकश। एर्दोआन ने बताया, सरकार अंताल्या में होटलों को प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी घरों के तौर पर खोलने पर कर रही है विचार। तुर्की प्रशासन के अनुसार करीब 1,35,000 लोग भूकंप से हुए हैं प्रभावित। तुर्की और सीरिया में अब तक मरने वालों की संख्या 8,000 के पार। संसद का बजट सत्र जारी। संसद के दोनों सदनों में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले कल लोकसभा में भाजपा सांसद सीपी जोशी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि G20 देशों के समूह का नेतृत्व भारत को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई। लोकसभा में कल हुई तीखी बहस में भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता के सदन में व्यवहार को बताया बचकाना और गैर जिम्मेदार। उधर उच्च सदन में भी कई स्थगनों के बाद आखिरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। वहीं भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए के लक्ष्मण ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत देश भर में बैठकों का दौर जारी है। गुवाहाटी में जारी Y20 की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। Y20 बैठक के अंतिम दिन आज एक युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। Y20 इंसेप्शन मीट के समापन समारोह को अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद करेंगे। इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर Y20 में शामिल प्रतिनिधियों को विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र वितरित करेंगे।
ब्रह्मपुत्र सैंड बार द्वीप में Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक आइस ब्रेकिंग सत्र आयोजित किया जाएगा और इस सत्र में प्रख्यात गायक पापोन प्रस्तुति देंगे। भारत की अध्यक्षता में कच्छ के धोर्डो में शुरू हुए G20 सम्मेलन की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में शामिल प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में हरित पर्यटन, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन जैसे 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। त्रिपुरा में भाजपा की ओर से मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रैलियां। राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा में 2 जगहों पर विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने त्रिपुरा में 5 साल के बीजेपी शासन की उपलब्धियां गिनाई और कहा, आज न सिर्फ त्रिपुरा में समय पर बिजली आ रही है, बल्कि हम बांग्लादेश को भी बिजली दे रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। ममता बनर्जी ने कल अगरतला में एक रोड शो किया। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार ने तेजी पकड़ी। मेघालय में आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चुनाव के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन था। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हुआ। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होगा। वहीं नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होगा। तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजुपाड़ा महेंद्र भाई कालूभाई और आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एकीकृत स्वास्थ्य परिकल्पना को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार ने ध्यान, योग और सभी पहलुओं तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मंचों पर 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से कोलकाता में शुरू हुआ। आगामी 15 फरवरी को विधानसभा ने राज्य का बजट पेश होगा। केंद्रीय PSU पवन हंस लिमिटेड आज से असम के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने इंटर्नशिप में देरी के चलते नीट की MTS और PG परीक्षा नहीं दे सकने वाले छात्रों को राहत देते हुए इंटर्नशिप पूरी करने की तारीखों को आगे बढ़ाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 से अधिक MBBS छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विलंबित इंटर्नशिप के कारण ये छात्र नीट PG 2023 परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। वहीं विलंबित इंटर्नशिप के कारण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक BDS छात्र नीट MTS 2023 परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए देश की सबसे बड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन के पहले चरण यानी कि जनवरी सत्र के लिए पेपर 1 BE BTech का परिणाम घोषित किया। NTA JEE मेन रिजल्ट 2023 में हजारों छात्र हुए पास। आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट। GST खुफिया महानिदेशालय DGGI और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इस सहमति पत्र से DGGI और NFSU को डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करने और एक दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। DGGI संबंधित सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के लिए और GST की चोरी रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए CBIC के अधीन शीर्ष खुफिया संगठन है। वहीं NFSU फॉरेंसिक विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। आज भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2023 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। 3 दिन तक चली है मौद्रिक नीति की समिति की बैठक। बजट के बाद मौद्रिक नीति पर टिकी हैं सभी की नजरें। भारतीय रिजर्व बैंक के आज के ऐलान में होगा साफ के MPC की लगातार छठी बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी या नहीं। RBI ने पिछले साल मई से दिसंबर तक महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में अभी तक 2.25% की बढ़ोतरी की है। दिसंबर में RBI ने ब्याज दरों में किया था 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। इससे पहले 3 बार लगातार रेपो रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। रिजर्व बैंक को रेपो दर में ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान की वजह से करनी पड़ी थी। महंगाई को नियंत्रित करना भी रहा था एक मुख्य लक्ष्य। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए बताया कि देश में इस समय कुल 16,73,000 से ज्यादा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग में हैं और 1 अप्रैल 2019 में देश में फेम योजना का दूसरा चरण चल रहा है। महाराष्ट्र में है देश की सबसे ज्यादा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन। महाराष्ट्र में ऐसे वाहनों की संख्या है 2,96,000 से ज्यादा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा को ये जानकारी भी दी कि 2021 के मुकाबले 2022 में देश में पैसेंजर वाहनों, कमर्शियल वाहनों, तिपहिया वाहनों और दुपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को दिए गए जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को मिले 79 अरब डॉलर के रेमिटेंस ये था अब तक का सबसे ज्यादा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत PPAC ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए। बेंगलुरु में चल रहे भारत ऊर्जा सप्ताह में हुए आशय पत्र पर हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, PPAC के महानिदेशक P मनोज कुमार और IEA के अधिकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बिरोल रहे मौजूद। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनियों को आसान वित्त उपलब्ध कराने के लिए कर रही है प्रयास। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के तहत 30 करोड़ तक के ऋण के लिए इस क्षेत्र को किया शामिल। देश में 31 दिसंबर तक गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा हो रही 174.53 गीगावाट विद्युत, इसमें 167.75 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा है शामिल। एक जिला एक उत्पाद निर्यात हब के रूप में जिले प्रोग्राम के तहत ताज होटल्स के इन हाउस लग्जरी स्टोर खजाना में अधिव्यापी उत्पादों को किया गया मैप और टैग। सर्वोच्च न्यायालय ने रैपिडो कंपनी को दुपहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस मामले में नहीं दी राहत। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के लाइसेंस देने को इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से किया मना। मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर कथित तौर पर एक नया फीचर कर रहा है शुरू। उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉइड बीटा पर चैट के भीतर 100 मीडिया तक साझा करने की देगा अनुमति। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने स्टेट्स में आने वाले नए फीचर्स की घोषणा की। वॉइस स्टेट्स, स्टेट्स रिएक्शंस और बहुत कुछ है शामिल। गूगल ने OpenAI के चैट GPT के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा बार्ड का किया अनावरण। कंपनी ने आने वाले हफ्तों में जनता के लिए अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध बनाने के लिए विश्वसनीय परीक्षकों के लिए इसे खोला।
रिलायंस जियो ने कहा कि उसकी 2G सेवाएं 236 शहरों में लाइव हो गई हैं। कम समय में इतने व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने वाला पहला और एकमात्र दूरसंचार ऑपरेटर बना है जियो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने में कर रहा है मदद। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की घटक योजनाओं के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप लगभग 194 लाख मीट्रिक टन संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का हुआ सृजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज अपने स्टेट ऑफ द यूनियन में कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। हर साल दिए जाने वाले राष्ट्रपति का ये भाषण सरकार का प्रमुख नीति वक्तव्य होता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भाषण कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों को एकजुटता दिखाने का आह्वान करते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन संकट के समय हमेशा एकजुट रहे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमारा लोकतंत्र हमेशा से अटूट रहा है। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका हमेशा संकटों से मजबूत होकर उभरा है। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में डेमोक्रेटिक नियंत्रित सीनेट और रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस दोनों के सदस्यों को किया गया है आमंत्रित। बाइडेन के मंत्रिमंडल, सशस्त्र बलों और सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य भी हुए शामिल। जनवरी की शुरुआत में हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने बाइडेन को औपचारिक रूप से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिकी नौसेना ने चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे शनिवार को दक्षिण कैरोलिना के तट से दूर अटलांटिक महासागर में मार गिराया गया था। गुब्बारे के मलबे को बरामद करने के लिए चलाया गया था अभियान। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि गुब्बारे के अवशेषों को निकालने के लिए गोताखोरों और मानव रहित जहाजों को तैनात किया गया है। चीनी जासूसी गुब्बारे की अब जांच की जाएगी कि यह वास्तव में जासूसी उपकरण था या नहीं। हालांकि चीन ने दावा किया है कि गुब्बारे का उपयोग मौसम संबंधी और अन्य वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। बोलीविया में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़ से तबाह हुए मकान। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 5000 से ज्यादा लोग हुए हैं बाढ़ की वजह से विस्थापित। बोलीविया के सांता क्रूज इलाके में 13 म्युनिसिपैलिटी हुई हैं बाढ़ से प्रभावित। 6 अन्य म्युनिसिपैलिटी में की गई है आपातकाल की घोषणा। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्ट ने किया सांता क्रूज के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। नदियों में उफान की वजह से जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में प्रशासन लोस अल्सेरेस नेशनल पार्क में जंगल में लगी आग से जूझ रहा है। 4 दिन में आग सैकड़ों एकड़ इलाके को खाक कर चुकी है। हालांकि अर्जेंटीना में लगी आग से अभी तक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गर्म मौसम और सूखे की वजह से आग पर काबू पाने में अभी समय लगेगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रपति दिना बोलुआर्ते ने आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। अरेकेपा शहर से 200 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बसे कस्बे में हुआ था भूस्खलन से हादसा। सरकार के अनुसार भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। भूस्खलन से दर्जनों घरों के क्षतिग्रस्त होने के बाद कई तरीके से की जा रही है प्रभावितों की मदद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत कल से होने जा रही है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 से 13 जनवरी तक नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने पहले टेस्ट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कई पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि ये सीरीज बेहद अहम है, जिसे दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी। केएल राहुल भारत के प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के जवाब पर खुलकर नहीं बोले। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशंसकों को टेस्ट मैच के पहले दिन का इंतजार करना होगा। साथ साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के उपकप्तान लोकेश राहुल ने संकेत दिया है कि टीम इंडिया पहले टेस्ट में 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकती है।
वहीं कल से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा है कि भारत के खिलाफ खेली जाने वाली ये सीरीज एशेज से भी ज्यादा अहम है। महिला प्रीमियर लीग का बहुप्रतीक्षित शुरुआती सीजन 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। ब्रिबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सभी मैचों की मेजबानी करेंगे। महिला प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी टीमों के बीच खेला जाएगा। लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे और तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आईसीसी महिलाओं की टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत की स्नेह राणा करियर की सर्वश्रेष्ठ छठी पायदान पर पहुंच गई है, जबकि दीप्ति शर्मा एक पायदान नीचे तीसरे स्थान पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया टी20 के कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारोत्तोलन में लड़कियों की 49 किलोग्राम भार वर्ग में असम की पंचमनी सोनोवाल ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 89 किलोग्राम उठाकर कुल 154 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण जीता। लड़कियों की 49 किलोग्राम भार वर्ग में तमिलनाडु की रीथिका ने रजत और पश्चिम बंगाल की कोयल पर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कैनो, स्लालोम और कयाक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विशाल वर्मा और भूमि बघेल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शाहरुख खान स्टारर पठान काफी लोकप्रिय हो रही है और यश की KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ते हुए देश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बनने की राह पर है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रविवार को 12 दिनों में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ डॉलर का कलेक्शन किया है। चीन में बिना रिलीज हुए पठान 10 करोड़ डॉलर कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। गोल्डन ग्लोब विजेता संगीतकार MM करीम अजय देवगन और तब्बू अभिनीत रोमांटिक ड्रामा औरों में कहां दम था के लिए एक मूल साउंड ट्रैक बनाने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। श्रीदेवी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रशंसित फिल्म इंग्लिश टू इंग्लिश चीन में दिखाई जाएगी। 24 फरवरी को इसे चीन में सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। बहुप्रतीक्षित रजनीकांत अभिनीत फिल्म जेलर के कलाकारों में जग्गी श्रॉफ भी शामिल हो गए हैं। आने वाली ये तमिल फिल्म नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित है। इसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी शादी के बंधन में बंध गए। सूर्यगढ़ पैलेस में ये शादी हुई, जो भारत के टॉप वेडिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले। लक्ष्य है हमारा, हर मंजिल हर लम्हा, हर मंजिल हर लम्हा, कुछ नया कुछ अनोखा, हर दिन हर सुबह, हर मंजिल हर लम्हा, CL का है जहां, हर मंजिल हर लम्हा, CL का LPS। ध्यान रहे 11 फरवरी 2023 को शाम 6:30 बजे लक्ष्य पब्लिक स्कूल आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है।